हेलो 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 हेलो, कैसे हो आप लोग। सो आज मैं फिर से आया हूँ आपके साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूनिट 3 का कुछ रिवीजन देने के लिए, डिस्कस करने के लिए कि इस यूनिट में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे एग्जाम में क्या क्या आ सकता है। सो आई एम नमन सिंह फ्रॉम IPU नेक्स्ट। लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट 3। ओके, तो यूनिट 3 हमारा मेन है क्या। लाइक यूनिट 1 में हम लोगों ने पढ़ा कास्टिक प्रोसेस, पैटर्न प्रोसेस पढ़ा, टाइप ऑफ सैंड पढ़ा। यूनिट 2 में हम लोगों ने पढ़ा वेल्डिंग पढ़ी। अब यूनिट 3 में हम लोग पढ़ रहे हैं मेनली मेटल्स के बारे में, कि मेटल्स को एक अलग अलग तरह की शेप में क्या ला सकते हैं, मेटल्स के ऊपर किस किस तरह का फंक्शन हम लोग कर सकते हैं, कि कैसे कैसे क्या क्या फंक्शन करने से मेटल की शेप चेंज हो सकती है। सो इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हम लोग जानते हैं कि हॉट वर्किंग प्रोसेस और कोल्ड वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो हॉट वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। सो हॉट वर्किंग प्रोसेस हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग मेटल के ऊपर ऑपरेशंस करते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर्स के अबव। यानी कि ऐसा प्रोसेस जो जो कि मेटल के ऊपर हो रहा होता है और वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के अबव हो रहा होता है, तो उसको हम लोग हॉट वर्किंग प्रोसेस कहते हैं। एलिवेटेड टेम्परेचर्स पे मेटल जो है वो जनरली डक्टाइल हो जाती है, यानी कि जब हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर की तरफ पे लेके आते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ज़्यादा लेकर आते हैं, तो मेटल जो है वो ज़्यादा डक्टाइल बन जाता है और उसको शेप देना बहुत आसान हो जाता है। तो या हॉट वर्किंग प्रोसेस ये होता है। और फिर कोल्ड वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। कोल्ड वर्किंग प्रोसेस हमारे पास वो प्रोसेस होता है जो कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे होता है, टिपिकली रूम टेम्परेचर वगैरह पे करता है। और इस प्रोसेस से हमारे पास मटेरियल की स्ट्रेंथ और हार्डनेस वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बट डक्टिलिटी उसकी रिड्यूस हो जाती है। सो ये भी होता है कि कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में हमारे पास डायमेंशनल एक्यूरेसी भी बहुत हो जाती है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर की अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। एल्यूमिनियम का 150 डिग्री सेल्सियस, कॉपर का 200 डिग्री सेल्सियस, आयरन का 450 एंड निकल का 590। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पेपर में आते नहीं कई बार, लेकिन ये फिर भी जानने होते हैं। अगर ये एग्जाम में लिख भी देंगे हॉट वर्किंग प्रोसेस के अंदर या कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के अंदर, तो मार्क्स मिलते हैं और अच्छे। तो हॉट वर्किंग प्रोसेस वो प्रोसेस हुआ जो कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के अबव होता है। कोल्ड वर्किंग प्रोसेस वो प्रोसेस हुआ जो कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से बिलो होता है, जनरली रूम टेम्परेचर पे होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या क्या है। हॉट वर्किंग प्रोसेस का एडवांट हॉट वर्किंग प्रोसेस का बेनिफिट्स क्या क्या है। सबसे पहले तो लार्ज डिफॉर्मेशंस विदाउट फ्रैक्चर। बिना मेटल को तोड़े हम लोग कितना भी डिफॉर्मेशन ला सकते हैं एक मेटल के अंदर। हॉट वर्किंग प्रोसेस का एक ये बहुत अच्छा होता है। ग्रेन स्ट्रक्चर इंप्रूव होती है, यानी कि इससे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी हमारे पास एक मेटल की हॉट वर्किंग प्रोसेस की वजह से बहुत अच्छी होती है। एंड देन कास्ट मेटल्स में पोरोसिटी कम हो जाती है। पोरोसिटी आपको मैंने पहले बताया था कि पोरोसिटी हुआ कि मेटल्स के अंदर बहुत छोटे छोटे होल टाइप के हो जाते हैं जिससे गैसेस वगैरह पास कर सकती है। तो वो पॉसिबिलिटी भी हॉट वर्किंग से बहुत कम हो जाती है। एंड लोअर फॉर्मिंग द फोर्स रिक्वायर्ड। इस फिर जब हॉट वर्किंग प्रोसेस में हमारे पास फोर्सेस की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होती है। लेकिन अब ड्रॉबैक्स भी होते हैं। कुछ मेटल्स हमारे पास ब्रिटल होते हैं हाई टेम्परेचर्स पे। कभी कभार इक्विपमेंट को हैंडल कर पाना और मेंटेनेंस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दिस वन, पुअर डायमेंशनल एक्यूरेसी। थर्मल एक्सपेंशन के कारण हमारे पास डायमेंशनल एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। एंड देन रैपिड ऑक्सीडेशन क्रिएट सरफेस स्केल, हायर एनर्जी कॉस्ट फॉर हीटिंग्स। हीटिंग्स वगैरह जिसके लिए करते हो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हायर होती है। तो या हॉट वर्किंग का बेनिफिट्स तो हमारे पास ये सब होते हैं कि हम लोग बिना किसी फ्रैक्चर्स के अच्छा डिफॉर्मेशन हम लोग अचीव कर सकते हैं, किसी भी तरह की शेप में ला सकते हैं। उनकी मेटल्स की स्ट्रक्चरल्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स वगैरह बहुत अच्छे हो जाते हैं। पोरोसिटी कम हो जाती है और कम फोर्सेस में ज़्यादा काम हो जाता है हमारे पास। लेकिन ड्रॉबैक्स भी हमारे पास काफ़ी है। देन हमारे पास बात करें कोल्ड वर्किंग के एडवांटेजेस। कोल्ड वर्किंग में है कि डायमेंशनल कंट्रोल और टॉलरेंस वगैरह बहुत अच्छी होती है। एक अच्छा सुपर फिनिश सरफेस हमारे पास मिलता है और इससे भी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। इसमें किसी भी तरह का हीटिंग इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो कोल्ड वर्किंग एडवांटेज का ये सब होता है। एग्जाम में आप लिख के आएंगे हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग में मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। आगे बात करते हैं हम लोग फॉर्जिंग मेथड्स और टेक्निक्स क्या होते हैं।
पहली बात तो फॉर्जिंग होता क्या है? फॉर्जिंग का मतलब ये हमारे पास होता है कि मेटल को अलग अलग तरीके से फोर्स लगा करके एक पर्टिकुलर शेप में लेके आना, जो कि हमारा डिजायर्ड आउटपुट है। ठीक है, तो फॉर्जिंग का क्या मतलब है? फॉर्जिंग इज अ फंडामेंटल हॉट वर्किंग प्रोसेस दैट शेप मेटल्स थ्रू कंप्रेसिव फोर्स। एक पर्टिकुलर मेटल पीस के ऊपर अलग अलग शेप, अलग अलग तरह के फोर्सेस अप्लाई करने के बाद हमें एक डिजायर्ड आउटपुट, हमारा एक डिजायर्ड शेप मिलता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग फॉर्जिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ओके, तो इस प्रोसेस में हमारे पास ग्रेन फ्लोज, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं उनकी, उनमें बहुत इंप्रूवमेंट्स होती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ्स वगैरह हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्प्योर होती है, मतलब अच्छी होती है, और कंपोनेंट्स ड्यूरेबल बनते हैं। इंडस्ट्री में हमारे पास चार तरह का प्राइमरी फॉर्जिंग मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं: स्मिथ या फिर हैंड फॉर्जिंग, ड्रॉप फॉर्जिंग, प्रेस फॉर्जिंग, अपसेट और मशीन फॉर्जिंग। आपको मैं इंडिविजुअल फॉर्जिंग्स की पिक्चर्स दिखाता हूँ, उनके बारे में बताता हूँ। पहले स्मिथ या हैंड फॉर्जिंग क्या होती है? ये सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल वे है। पहले के टाइम पे ब्लैक स्मिथ वगैरह क्या करते थे? हैमर्स और एनविल्स। एनविल्स आप समझ लीजिए बेस हो गया हमारा। उस बेस के ऊपर हम मेटल का पीस रखा जाता था, और हैमर्स उससे ब्लैक स्मिथ वगैरह उसको ठोक ठोक करके एक पर्टिकुलर शेप में लेके आते थे, जो कि हमारे पास फॉर्जिंग मेथड में आता था। और ये जनरली छोटे छोटे स्मॉल प्रोडक्शंस वगैरह के लिए, छोटे छोटे वर्क्स वगैरह के लिए हम लोग यूज़ करते थे स्मिथ या हैंड फॉर्जिंग। मैं आपको उसकी फ़ोटो दिखाता हूँ। स्मिथ फॉर्जिंग, या दिस इज द मेथड जिसको मैंने आपको बताया। दिस इज एनविल। ये हमारे पास एनविल होता है, एक बेस टाइप का होता है, जिसके ऊपर हम लोग टोंग से पकड़ के अपना हॉट मेटल वर्कपीस रखते थे, एंड हैमर से अटैक करते थे, उसके ऊपर स्ट्राइक करते थे, तो हम लोग मेटल को शेप में लेके आते थे। तो ये सबसे ट्रेडिशनल वे है। अभी भी आज के टाइम पे भी कई कई जगह पे ब्लैक स्मिथ फॉर्जिंग, मतलब स्मिथ फॉर्जिंग हम लोग अभी भी यूज करते हैं, क्योंकि स्मॉल प्रोडक्शन के लिए, जब जिस काम के लिए अगर हम लोगों को मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो चीज़ हाथ से हो सकती, तो हम लोग स्मिथ फॉर्जिंग यूज करते हैं। आगे बात करते हैं ड्रॉप फॉर्जिंग। ड्रॉप फॉर्जिंग में क्या होता है? ड्रॉप फॉर्जिंग में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो मेटल होता है उसके ऊपर हम लोग हैमर वगैरह ऊपर से फॉल करते थे, गिराते थे, तो इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट फोर्स बनता था हमारे पास मेटल पीस के ऊपर, तो एक शेप हमारे पास प्रोड्यूस होती थी। ड्रॉप फॉर्जिंग, एक पर्टिकुलर हाइट से मेटल पीस के ऊपर हम लोगों ने हैमर या फिर प्रेस टाइप की चीज़ें फॉल कर दी, छोड़ दी, तो वो फॉल करेगा एंड उसके ऊपर इम्पैक्ट फोर्स लगाएगा, तो इसको ड्रॉप फॉर्जिंग मेथड कहते हैं। ये भी आपको दिखाते हैं हम लोग। दिस इज द ड्रॉप फॉर्जिंग मेथड, या दिस इज द ड्रॉप फॉर्जिंग मेथड। हम लोगों ने एक ये रैमर हो गया, और जिस तरह का हम लोग को शेप चाहिए होता था उस तरह की हमारे पास डाई होती थी, इनको डाई कहते हैं। दिस थिंग्स आर डाई। एंड ये हमारे पास हो गया हॉट मेटल पीस। इसको पूरी तरीके से हम लोगों ने हॉट कर रखा है, एंड इसको हम लोगों ने लोअर डाई के नीचे रखा है, एंड अपर डाई हम लोग एक पर्टिकुलर हाइट से इसको छोड़ेंगे, ये नीचे गिरेगा एंड इसके ऊपर ये डायरेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे एक शेप बन जाता है, एंड इसको हम लोग छोड़ देते हैं कुछ समय तक। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन मेटल जो है हमारे पास वो इस शेप में आ जाता है, एंड ये हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट रहता है। तो दिस इज द ड्रॉप फॉर्जिंग। अभी भी इसको कई जगह पे हम लोग यूज करते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज वगैरह में। आगे बात करते हैं प्रेस फॉर्जिंग क्या होता है? प्रेस फॉर्जिंग हमारे पास ग्रेजुअली कंप्रेशन होता है, यानी कि बहुत ही धीरे धीरे तरीके से वर्क पीस के ऊपर हम लोग पर्टिकुलर हाइड्रोलिक मशीन वगैरह या फिर मैकेनिकल प्रेसेस वगैरह हम लोग करते हैं, ताकि लगाते हैं, ताकि हमारे पास जो वर्क पीस है वो शेप में आए। प्रेस फॉर्जिंग हाइड्रोलिक मशीन्स का एग्जांपल आपने देखा होगा। हाइड्रोलिक मशीन क्या करती है कि हमारे पास बेस के ऊपर हमारा मेटल पीस रहती है, और उस मेटल पीस के ऊपर हम लोग हाइड्रोलिक मशीन चलाते हैं, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके हमारे पास फोर्स का इम्पैक्ट बढ़ता है एंड वो शेप में आती है। आपको प्रेस फॉर्जिंग भी दिखाता हूँ। दिस इज द प्रेस फॉर्जिंग मेथड, यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे पास दो डाई है, ये लोअर डाई है, ये अपर डाई है, ये मेटल पीस है, और ये इस तरह का हम लोग को, इस तरह की शेप की हम लोग को चीज़ें, हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट है। तो हम लोगों ने क्या किया, लोअर डाई के ऊपर हॉट मेटल को रखा, और उसके ऊपर अपर डाई रखा, एंड धीरे धीरे करके
फोर्स लगाना स्टार्ट किया, फोर्स लगाया 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 लगाया, एंड एंड में आते आते दोनों डाई कैविटी को जो डाई कैविटी है वो फाइनली फिल्ड हो गई हॉट मेटल से। देन इसको छोड़ देंगे। सॉलिडिफिकेशन के बाद ये प्रॉपरली जो हमारे पास हॉट मेटल है वो शेप में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपसेट और मशीनिंग फॉर्जिंग की। लोकलाइज थिकनिंग ऑफ मेटल बाय कंप्रेसिंग द एंड, कॉमनली यूज फॉर बोल्ट हेड्स एंड फास्टनर। अपसेट और मशीनिंग फॉर्जिंग में हमारे पास बोल्ट्स वगैरह बनाने के लिए काम करते हैं, जो नट बोल्ट्स होते हैं उसमें काम करते हैं। आपको अपसेट और मशीनिंग फॉर्जिंग भी दिखाता हूँ। अपसेट फॉर्जिंग, दिस इज द अपसेट फॉर्जिंग। हम लोगों ने यहाँ पे रखा ग्रिपिंग डाई और ये हॉट मेटल। हम लोगों ने हॉट मेटल रहता है ये हमारे पास, हॉट मेटल को यहाँ पे रखा। एंड ये जो हेडिंग टूल है इसको इसके ऊपर प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद हमारे पास, प्रेस करने के बाद ये एक शेप में आ जाएगा जो कि एक बोल्ट के शेप में होगा। इससे हम लोग अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं, लाइक नट बोल्ट्स हो गया, वो हमारे पास प्रेस फॉर अपसेट फॉर्जिंग की हेल्प से हमारे पास बनती है अच्छी। तो ये चार मेथड्स हैं जो हम लोग जनरली इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। स्मिथ और हैंड फॉर्जिंग ट्रेडिशनल वे है, हाथों से और एनविल की हेल्प से। ड्रॉप फॉर्जिंग, पर्टिकुलर हाइट से हैमर वगैरह ड्रॉप करेंगे मेटल पीस के ऊपर, उसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, इम्पैक्ट फोर्स पड़ेगा और वो शेप में आएगा। प्रेस फॉर्जिंग, ग्रेजुअली ग्रेजुअली फोर्स हम लोग अप्लाइड करेंगे। अपसेट या मशीनिंग फॉर्जिंग, एंड की तरफ पे जनरली हमारे पास जो वर्क पीस होता है उसके एंड की तरफ पे हम लोग प्रेस कंप्रेशन फोर्स लगाते हैं, तो हमारे पास एक नया तरीके का प्रोडक्ट हमारे पास बन के आता है। आगे हम लोग बात करते हैं स्मिथ फॉर्जिंग के ऑपरेशन। आप लोगों ने अभी यहाँ पे स्मिथ और हैंड फॉर्जिंग पढ़ा, अब इसमें ऑपरेशंस होते हैं अलग अलग तरीके से मेटल को एक डिजायर्ड आउटपुट्स में लेके आने का। ये सभी एक जनरल मेथड्स है। फर्स्ट मेथड इज फलरिंग। फलरिंग मेथड क्या होता है? फलरिंग मेथड में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एनविल्स रहती है, डाई वगैरह रहती है। दिस इज द टॉप फलर, दिस इज द बॉटम फलर। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमारे पास जो मेटल पीस होता है उसको हम लोग पास आउट कराते हैं, यहाँ से हम लोग पास करते हैं। इसका फायदा क्या रहता है? इसका फायदा ये रहता है कि हमारे पास क्रॉस सेक्शन कम होता है और लेंथ हमारे पास इंक्रीज होती है। तो हमें फॉर्जिंग में, स्मिथ फॉर्जिंग में पहला ऑपरेशन फलरिंग ऑपरेशन है कि लेंथ ज्यादा करना, क्रॉस सेक्शन या डायमीटर कम करना। ठीक है। सेकंड ऑपरेशन है फ्लैटनिंग। फ्लैटनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो हम लोग फ्लैट सरफेस बनाते हैं, अगर हमें हमारे डिजायर्ड आउटपुट में कहीं पे फ्लैट सरफेस है तो उसको फ्लैटनिंग प्रोसेस हम लोग करेंगे, और ये हम लोग फ्लैट फेस हैमर या डाइस की हेल्प से करते हैं। दिस इज अ फ्लैटर। ये इस तरह का हमारे पास टूल होता है, ये टूल होता है हमारे पास, और ये हो गया हमारे पास वर्क पीस, और ये फ्लैटनिंग हो गया। इसको इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो हमारे पास फ्लैट शेप आता रहता है। थर्ड प्रोसेस इज बेंडिंग, स्वैगिंग प्रोसेस। स्वैगिंग प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है कि हम लोग रिड्यूस करते हैं डायमीटर टेपर रॉड्स का। टेपर रॉड्स वगैरह होते हैं उनके डायमीटर को हम लोग रिड्यूस करने का काम करते हैं। ये हो गया हमारे पास बॉटम स्वैग, और ये हो गया हमारे पास टॉप स्वैग। इससे हमारे पास डायमीटर वगैरह रिड्यूस भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। देन वी हैव अ पंचिंग प्रोसेस। पंचिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे पास जो मेटल्स वगैरह है, अगर उसमें कहीं पे भी हम लोग को होल्स की रिक्वायरमेंट है, बहुत ही छोटे छोटे होल्स की रिक्वायरमेंट है, देन वी डू द पंचिंग प्रोसेस। दिस इज अ पंचिंग टूल। आगे बहुत ही ज्यादा नुकीली हमारे पास एक तरीके की बिट लगी हुई होती है, जो हम लोग वर्क पीस के ऊपर रखते हैं, हैमर इसके ऊपर डायरेक्टली स्ट्राइक करते हैं 2-3 बार, तो यहाँ पे हमारे पास एक होल रेडी बन के आ जाता है। तो ये पंचिंग मशीन, एक टाइप से पंचिंग मशीन जो आपके घरों में होती है, ये वही हो गया, लेकिन इंडस्ट्री लेवल्स के लिए होगी कि होल्स वगैरह पे हम लोग वर्क पीस पे हमारे पास पंचिंग करनी है, मेटल से पंचिंग करनी है। देन वी हैव अ प्रोसेस ऑफ बेंडिंग। बेंडिंग में है कि अगर हम लोग को कहीं पे भी रॉड को बेंड करना है, एक पर्टिकुलर रॉड को बेंड करना है जो कि काम आएगा आगे, तो उस प्रोसेस को हम लोग बेंडिंग प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास रॉड हो गई, एंड ये हमारे पास बेंडिंग के लिए मशीन हो गई। तो रॉड के उसके ऊपर रखते हैं, एंड इधर यहाँ से जब, क्योंकि जब रॉड रखेंगे तो वो स्ट्रेट रहेगी, देन यहाँ से हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। And last process is drifting, enlarging the shape, punch holes using a tapered tools. Okay, so hammer below and workpiece anvil, और ये ड्रिफ्ट हमारे पास पास आउट वर्क पीस को इससे पास करना ताकि वो शेप में आ जाए एक।
तो हमारे पास स्मिथ फॉर्जिंग के ये 6 इंपॉर्टेंट ऑपरेशन रहते हैं। फॉल्डरिंग प्रोसेस, याद रखिए फॉल्डरिंग प्रोसेस, लेंथ बढ़ाना, क्रॉस सेक्शन एरिया कम करना। फ्लैटनिंग प्रोसेस, वर्क पीस को किसी एक पर्टिकुलर फेस पे फ्लैट करने का काम। स्वैगिंग प्रोसेस, डायमीटर कम करना टॉपर टेपर रॉड्स का। पंचिंग प्रोसेस हमारे पास मेटल पीस के ऊपर एक तरह का होल क्रिएट करना। बेंडिंग प्रोसेस, रॉड को बेंड्स करना। एंड ड्रिफ्टिंग प्रोसेस, एनलार्ज द शेप, पंच होल्स यूजिंग द टेपर टूल्स। सो स्मिथ फॉर्जिंग के ये 6 सबसे इंपॉर्टेंट है। पेपर में आते कई बार इन सब के बारे में थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करने का, डिटेल करने का, तो वो आप पढ़ के जाइएगा। और देन वी हैव अ प्रिंसिपल कॉल्ड एक्सट्रूजन प्रिंसिपल। एक्सट्रूजन क्या होता है? एक्सट्रूजन नाम से मतलब हो गया कि निकालना, एक्सट्रूड करना किसी भी चीज़ को। तो एक्सट्रूजन हमारे पास हॉट वर्किंग प्रोसेस होता है जहाँ पे मटेरियल को हम लोग फोर्स करते हैं एक ओपनिंग डाई के थ्रू पास होने पे, ताकि वो एक शेप में आ जाए। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स शेप हम लोग हॉट वर्किंग एक्सट्रूजन के थ्रू हम लोग बना सकते हैं। आपको इस एग्जाम्पल्स सिंपल फोटो से समझ आएगा एक्सट्रूजन प्रोसेस क्या होती है। ये हो गया हॉट बिलेट। हॉट बिलेट आप समझ लीजिए हमारे पास हो गई मेटल हो गया। ये हमारे पास हो गया बेसिकली मेटल। मेटल हो गया हमारे पास। आसपास हो गया कंटेनर, हमारे पास डाई। अब ये डाई किसी भी शेप में हो सकती है, चाहे स्क्वायर शेप में हो, चाहे वो रेक्टेंगल शेप में हो, चाहे वो ट्राइंगल शेप में हो, चाहे वो पॉलीगॉन शेप में हो, एनी शेप। हमारे पास हो गया पीछे से रैम। तो हम लोग क्या करते हैं, हॉट मेटल को इसमें डालते हैं एंड हम लोग पीछे से रैमिंग करते हैं। पीछे से रैमिंग करेंगे यानी कि फोर्स देंगे, धक्का देंगे। तो यहाँ से फोर्स हम लोग देते हैं, फोर्स देते हैं, तो हमारे पास जो हॉट बिलेट है या हॉट मेटल है वो इस डाई के कारण डाई, क्योंकि बीच में हमारे पास जगह ले रखा है, तो हमारे पास जो हॉट बिलेट है वो उस डाई का शेप ले लेगा और बाहर आना स्टार्ट करेगा। और इस एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट को हम लोग कलेक्ट करेंगे, सॉलिडिफाई करेंगे, तो हमारे पास उस डाई की शेप का हॉट बिलेट चेंज हो जाएगा। तो ये एक्सट्रूजन प्रोसेस है। द प्रोसेस इन्वॉल्व द हीटिंग ऑफ मेटल बिलेट टू अ वर्किंग टेम्परेचर, then applying the compressive to push it through a shaped die. An extrusion can produce solid hollow section include rod tubes वगैरह। जनरली हमारे पास एक्सट्रूजन प्रोसेस रॉड्स वगैरह, हॉलो पाइप्स वगैरह इन सबको बनाने में काम आता है। ठीक है। कॉमन एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स हमारे पास होगी विंडो और डोर की फ्रेम्स। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों की विंडो पे हम जनरली मेटल्स की पतली पतली रॉड्स से विंडो का शेप बना हुआ रहता है। जो बाहर की शील्ड होती है वहाँ पे वो मेटल्स की पतली पतली रॉड से रहती है, तो वो एक्सट्रूजन प्रोसेस के थ्रू आती है। स्ट्रक्चरल चैनल्स और एंगल्स पे हीट सिंक्स हो गया, टबिंग और पाइप्स वगैरह हो गए, वायर और केबल शेथिंग हो गई। तो ये सारी चीज़ें कॉमन एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट है। तो एक्सट्रूजन प्रिंसिपल क्या हो गया कि हॉट बिलेट को एक डाई की शेप में लाना विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसिव फोर्स जो कि रैम पे लगेगा। इस प्रोसेस को हम लोग एक्सट्रूजन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, दो तरह का एक्सट्रूजन होता है हमारे पास, डायरेक्ट एक्सट्रूजन, इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। बहुत सिंपल है। डायरेक्ट एक्सट्रूजन क्या होता है? डायरेक्ट एक्सट्रूजन में हमारे पास ये कंटेनर होगी, ये डाई हो गई हमारे पास, एंड ये हो गया मेटल बिलेट, या कह सकते हैं रॉ मटेरियल। हम लोगों ने रैमिंग करी पीछे की तरफ से, फोर्स लगाया, तो डाई का शेप लेते हुए मेटल बिलेट बाहर आएगा और ये एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट हमारे पास होगा। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सट्रूजन। इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में हमारे पास जो रैम होता है, रैमर होता है, वो ही उसके आगे ही हमारे पास डाई लगी हुई रहती है। तो ये कंटेनर है, कंटेनर में हमारे पास रॉ मटेरियल भरा हुआ है, हॉट बिलेट भरा हुआ है, और ये रैम, रैम के आगे आप देख सकते हैं डाई लगी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, रैम को इसके अंदर पुश करेंगे, तो जो मेटल है, हॉट बिलेट है, वो यहाँ से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, और ये इस डाई का शेप लेने लग जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। Direct extrusion, indirect extrusion, the metal billet is placed in a container and a ram applied pressure from behind, forcing the material to flow through the stationary die at the opposite end. This is the stationary die, and this is the most common extrusion process हमारे पास होती है। Indirect extrusion में die is mounted on the ram. Die is mounted on the ram instead of being stationary. The ram moves toward the billet while the container remain fixed. This container remain fixed and the ram moves toward the billet. And the material flow backward with related to the ram movement. तो हमारे पास डायरेक्ट एक्सट्रूजन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी कि हमारे पास
रैम में बहुत ज़्यादा हाई फोर्स की रिक्वायरमेंट है। सिंस ये जो पोर्शन है ये भी अपोजिट और रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगा लगेगा, तो ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। सिंपलर डाई वगैरह माउंटिंग और रिप्लेसमेंट होता है। मटेरियल फ्लो हमारे पास सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में रैम होता है। और ये कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल प्रोसेस डायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस ही कहलाता है। इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में हमारे पास फ्रिक्शन कम हो जाता है क्योंकि बिलेट हमारे पास स्लाइड नहीं कर रहा होता है। लोअर एक्सट्रूजन फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है और इससे हमारे पास मोर यूनिफॉर्म मटेरियल फ्लो निकलता है। बट ये है कि लिमिटेड और सिंपलर शेप्स के लिए ही हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अब आगे बात करते हैं ड्राइंग प्रोसेस की। ड्राइंग प्रोसेस भी हमारे पास काइंड ऑफ एक्सट्रूजन की तरह होता है, बट ड्राइंग प्रोसेस में हम लोग शेप देते हैं हमारे पास हॉट बिलेट को। सो ड्राइंग इज अ मेटल वर्क ऑपरेशन वेयर द मटेरियल इज पुल्ड थ्रू अ डाई टू रिड्यूस अ क्रॉस सेक्शनल एरिया और चेंज शेप। जैसा आपने फलरिंग में पढ़ा था, फलरिंग जो आपने सीखा कि क्रॉस सेक्शन चेंज करना, लेंथ बढ़ाना, डाई ड्राइंग प्रोसेस भी समवॉट लाइक उसी तरह है। अनलाइक एक्सट्रूजन जो कि कंप्रेसिव फोर्स यूज करते हैं, ड्राइंग फोर्स में सिर्फ टेंसाइल फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये डाई ड्राइंग प्रोसेस है। तो आप देख सकते हैं ये लैंड है, ये डाई है, ये डाई है, ये वायरर रॉड है। तो आप देख सकते हैं इसका क्रॉस सेक्शनल बहुत ज़्यादा है। हम लोग ड्राइंग प्रोसेस से थ्रू यहाँ पे फोर्स लगाते हैं ऐसे, और यहाँ फोर्स लगाते हैं टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स नहीं टेंसाइल फोर्स लगाते हैं। यहाँ से हम लोग खींचते हैं इसको, फोर्स टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है, लेंथ बढ़ती है और इसको हम लोग शेप में ला पाते हैं। तो ये ड्राइंग प्रोसेस है। की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के लिए ज़्यादा सुटेबल हमारे पास रहता है। इससे सरफेस फिनिश वगैरह बहुत अच्छी होती है और डायमेंशनल एक्यूरेसी भी। इट इंक्रीज अ मटेरियल स्ट्रेंथ थ्रू द वर्क हार्डनिंग, और इससे हमारे पास वायर्स, रॉड्स, ट्यूब कुछ भी हम लोग बना सकते हैं। कॉमन एप्लीकेशन वायर प्रोडक्शंस के लिए होता है। सीमलेस ट्यूब फॉर हाइड्रोलिक सिस्टम, प्रिसीजन रॉड्स फॉर शाफ्ट एंड फास्टनर्स। शाफ्ट वगैरह, मोटर्स की शाफ्ट वगैरह हो गई, उन सबको बनाने के लिए भी ड्राइंग प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं। The drawing process develop a high strength and harden through the controlled cold work, making it ideal when these properties are needed without subsequent the heat treatment। ठीक है, तो ड्राइंग प्रोसेस बहुत सिंपल है। फल्टरिंग की तरह ही आप इसको समझिए कि शेप चेंज करना। आगे बात करते हैं शीट मेटल वर्किंग प्रोसेस। शीट मेटल वर्किंग प्रोसेस में क्या होता है, हमारे पास पतली पतली शीट्स होती है और उसके ऊपर हम लोग अलग अलग तरह के ऑपरेशंस करते हैं और उससे हमारे पास अलग तरह के पार्ट्स बनते हैं। जो शीट मेटल इन जनरल हमारे पास ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज वगैरह में बोनट वगैरह बनाने में काम आते हैं काफ़ी ज़्यादा। इसमें हमारे पास चार तरह की मेन चीज़ें रहती है, मेन ऑपरेशंस रहती है। फर्स्ट कटिंग ऑपरेशन। शीट को हम लोगों ने एक पर्टिकुलर शेप में काटा जिस शेप में हमें चाहिए, कटिंग ऑपरेशंस वो हो गई। बेंडिंग ऑपरेशन, वी बेंडिंग एंड एज बेंडिंग हम लोग करते हैं टू क्रिएट एंगल्स। एंगल्स वगैरह पे क्रिएशंस के लिए बेंडिंग ऑपरेशंस रहता है। ड्राइंग ऑपरेशंस, डीप ड्राइंग फ्रॉम फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स थ्री डायमेंशनल शेप्स फ्रॉम फ्लैट शीट्स। एंड स्पेशल ऑपरेशंस में एम्बॉसिंग रहता है, स्ट्रेच फॉर्मिंग रहता है, स्पिनिंग रहता है, क्रिएट अ यूनिक फीचर्स और शेप्स। तो ये चार हमारे पास शीट मेटल्स की वर्किंग रहती है, मतलब शीट मेटल्स के ऑपरेशन रहते हैं: कटिंग, बेंडिंग, ड्राइंग एंड स्पेशल ऑपरेशन। शीट मेटल typically ranges from 0.4 to 0.6 mm। कॉमन मटेरियल्स, कॉमन शीट मटेरियल्स में हमारे पास स्टील्स हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ब्रास हो गया, कॉपर हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया। एंड मोस्ट ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड कोल्ड फॉर डायमेंशनल एक्यूरेसी। और शीट मेटल भी हमारे पास कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में ही इस्तेमाल होती है डायमेंशनल एक्यूरेसी के लिए। तो शीट मेटल प्रोसेस ये हो गए हमारे पास। शीट मेटल कटिंग और फॉर्मिंग डिटेल, शेयरिंग और ब्लैंकिंग। शेयरिंग कट डिटेल्स स्ट्रेट लाइंस टू साइज शीट्स। शेयरिंग प्रोसेस में क्या हो गया कि हम लोग शीट मेटल को स्ट्रेट लाइंस के लॉन्ग काटते हैं ताकि शीट्स को हम लोग एक पर्टिकुलर साइज दे सके। और ब्लैंकिंग से हमारे पास एक फिनिश पार्ट बनता है जहाँ पे कट पीसेस प्रोडक्ट में आते हैं। और पंचिंग क्रिएट्स द होल वेयर द स्लग इज स्क्रैप। Bending fundamentals, bending strains material around an axis, creating the compression on the inside and tension on the outside. Deep drawing forms cup shape or the complex curved hollow parts. Embossing or special operations, embossing create a raised designs or stretching ribs। तो आप ये सब पढ़ के देख लीजिएगा शीट मेटल्स में। तो शीट मेटल्स हमारे पास ही होती है। तो इन चैप्टर में मेनली चीज़ है एक्सट्रूजन, जो कि पेपर में बहुत पूछा जाता है कि एक्सट्रूजन क्या होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बीच में डिफरेंस, आपको जो मैंने पिक्चर दिखाई, फोटो दिखाई, उसको याद रखिएगा। तो एक्सट्रूजन बहुत आसान है, बहुत सिंपल है।
और एक्सट्रूजन के अलग अलग प्रोसेस भी होते हैं। अगर आपने इस चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको अलग अलग प्रोसेस भी मालूम होंगे कि एक्सट्रूजन में अलग अलग प्रोसेस क्या क्या होते हैं। उसके बाद हॉट एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस हम लोगों से पूछी जाती है। या तो ये वाला चैप्टर भी काफ़ी स्कोरिंग है, आसानी से आप इसको पढ़ के जाएंगे तो काम बन जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूनिट 3। थैंक यू।